विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। और मैं पी.आर. कुमावत आपको आज कक्षा 10th का एक दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पार्ट है या अध्याय नंबर 2 है, उसकी बात करेंगे हम लोग। अध्याय नंबर 2 देखो, कक्षा जो 10 है उसका, कक्षा 10 का अध्याय नंबर हम लोग बात करेंगे 2। अध्याय नंबर 2 बहुपद, बहुपद की हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुपद, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, इनकी हम लोग बात करेंगे। बहुपद। अब देखो, सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, बहुपद क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए चर राशियां कौन सी होती है। चर राशियां कौन कौन सी होती है? चर राशियां जिनका मान बदलता हो, जिनका मान बदलता हो। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता हो, मान बदलता हो, उनको हम लोग चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता हो, जैसे सामान्यतः एक्स वाई जेड को चर माना जाता है। एक्स वाई जेड इनको क्या माना जाता है? चर राशियां माना जाता है। ये जो चर राशियां होती है, ये अपने दो प्रकार की होती है। एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आश्रित, आश्रित चर। एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र चर। अब देखो, इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर एक्स प्लस वन, कोई समीकरण दी हुई है हम लोगों को, y बराबर एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखो, हम लोग x के मान रख रख के y के वैल्यू निकालेंगे। x का मान मान लो मैंने 0 रखा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 यहाँ रखेंगे, प्लस वन कितना हो जाएगा? 0 प्लस वन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 0 हमने रखा, इसका मतलब जो 0 किसकी वैल्यू रखी हमने? x की वैल्यू रखी। x यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र है। x की जगह वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इसका मतलब x स्वतंत्र है। लेकिन जो y है ना, वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है कि 0 हमने रखा, 1 आया। अब मान लो मैं x की जगह वैल्यू रख दूं 3, तो देखो y की वैल्यू है ना, इसके अनुसार बदलेगी। यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। ये अपने आप नहीं बदलेगा, ये x पे डिपेंड है। तो इसलिए y तो क्या हो गया यहाँ पे? आश्रित हो गया, और x क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ये डिपेंडेबल है किस पर? x पर। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे अचर की। अचर क्या होते हैं? अचर राशियां कौन सी होती है? तो देखो, अचर राशियां कौन सी होती है? वह राशियां जिनका मान फिक्स हो, बदलता ना हो, जिनका मान बदलता ना हो, फिक्स हो, बदलता ना हो। जैसे हम लोग कहें 2 है, 5 है, 7 है, इनका मान बदलेगा नहीं। यदि किसी समीकरण में हमने लिख दिया 2, तो वो 2 ही रहने वाला। जैसे यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये अचर है, ये 1 ही रहने वाला है, ये नहीं बदलेगा। x का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 थोड़ी बदलेगा, 1 की जगह 1 ही रहेगा। तो इसको हम लोग अचर कहेंगे। सामान्यतः एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ना, एक्स वाई जेड को छोड़ करके, इनको भी अचर ही माना जाता है। इनको अचर जब तक मानते हैं तब तक अपने को क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि यहाँ पे ए वेरिएबल के जैसे बिहेव कर रहा है। सामान्यतः एक्स वाई जेड को हम लोग क्या मान के चलते हैं? चर राशियां मान के चलते हैं। चर ये भी हो सकते हैं, एबीसीडी ये भी चर हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे ए को, जैसे हम लोग बात करें कि मैं ऐसे दे दिया बी बराबर ए प्लस वन। अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल हो गए, ए और बी। लेकिन हम जहां तक पढ़ेंगे वहां तक हम लोग एक्स वाई जेड को ही क्या मान के चल रहे हैं? चर राशियां मान के चल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई चर राशियां कौन सी होती है, अचर राशियां कौन सी होती है। इनको ध्यान से देखना है। और एक्स वाई जेड को हम लोग चर मान के चलेंगे। बाकी जो बच गए ना, जैसे गणित के जो अक्षर होते हैं अपने पास में, गणना से संबंधित 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, रूट 2 है, रूट 7 है, जितने भी रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे वास्तविक संख्या, ये सारे अचर में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। एबीसीडी के जो भी अक्षर है, केवल एक्स वाई जेड को छोड़ करके, वो भी किस में आते हैं? अचर में ही आते हैं। तो ये पता होना चाहिए चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन से इनको समझना है। अब इनके आगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो देखो, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें चर और अचर दोनों विद्यमान हो, चर व अचर विद्यमान हो।
चर व अचर विद्यमान, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर व अचर दोनों विद्यमान होने चाहिए। जैसे हम लोग बात करें चर राशियां अचर राशियां विद्यमान, उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने लिख दिया x² + 2, और इस प्रकार का ये भी एक बीजीय व्यंजक है। हम लोग बात करें x³ प्लस में x² + 7, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजकों में आते हैं। जैसे हम लोगों ने कह दिया x प्लस में y प्लस में 2, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। चर और अचर विद्यमान होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखना ये बात। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखो बहुपद क्या होता है। देखो बहुपद का मतलब ये नहीं है कि जिसमें बहुत सारे पद हो, कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहुत सारे पद हो। बहुपद पॉलिनोमियल, देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल जो चर राशि है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, या तो घटते क्रम में रहेगी या बढ़ते क्रम में रहेगी। पदों का कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारे पद हो, ये भी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे हम लोग बात करें, देखो ये x² + 1, ये एक अपना बहुपद है। हमने लिख दिया x⁻7, ये भी एक अपना बहुपद है। हम लोग बात करें x⁻6 प्लस में x⁻4 प्लस में x², ये भी एक अपना बहुपद है। बहुपद में ध्यान क्या रखना है, पदों का बहुत होना जरूरी नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जो चर है उसकी पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या, घात, चर की जो घात है ना वो पूर्ण संख्या हो। चर की घात कौन सी संख्या हो, पूर्ण संख्या, ये बात ध्यान में होनी जरूरी है। चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, उसको ही हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि x की √x प्लस में x, ऐसे लिखा हुआ है, तो ध्यान रहे ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका सीधा सा रीजन है कि यहां पे जो x लिखा हुआ है ना, इसकी पावर देखो बट्टे में आ रही है, पावर 1/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस, ये जो 1/2 है ना, ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। तो पावर हमेशा, चर राशि की पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग बहुपद कह पाएंगे, वरना हम लोग उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद में क्या ध्यान रखना, एक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशि है उसकी पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पावर हमेशा पूर्ण संख्या हो, उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो बहुपद में ये बात हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी। अब देखो जैसे कभी कभार पूछ ले x² प्लस x प्लस 1/x बहुपद है या नहीं है, ऐसे पूछ लेता है ये बहुपद है या नहीं। तो इसको चेक करना तो आप ऐसे सोल्व करोगे, x² प्लस x प्लस x की पावर -1, देखो पावर ऋणात्मक हो गई, और जो पावर ऋणात्मक है वो कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या तो अपनी होती है, आपको पता है 0 से शुरू होती है, 0 है, 1 है, 2 है, इस प्रकार की पावर होनी चाहिए। किसी भी पद में पावर इसको छोड़ करके दूसरी पावर नहीं आनी चाहिए, ऐसी पावर आनी चाहिए, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे आगे बहुपद के प्रकारों की। बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, घात के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं, और पदों के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं, ये बात करेंगे। तो इसमें देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकारों में अब हम लोग बात कर रहे हैं बहुपद के प्रकारों की बात करें। बहुपद में जो क्या क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुपद के, देखो एक तो हम लोग बात करेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो देखो अलग अलग प्रकार के, जैसे घात की हम लोग बात करें, शून्य घात वाला, शून्य घात की बात करेंगे, एक घात की बात करेंगे, एक घातीय बहुपद, फिर उसके बाद में द्विघातीय बहुपद जिसकी घात 2 हो चर राशि, त्रिघातीय बहुपद, ये अलग अलग प्रकार जैसे चलते जाएंगे, त्रिघातीय बहुपद। शून्य घात मतलब चर राशि की जो अधिकतम घात है वो शून्य हो, जैसे यहां लिखा हुआ है 5, 5 लिखा हुआ है, यहां पर जो चर राशि है उसकी पावर 0 है, क्योंकि x की पावर यदि हम 0 लगाएंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो x है उसकी पावर 0 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केवल 5। एक घातीय बहुपद घात एक यू, जैसे हम लोग बात करें इसको शून्य घात वाले बहुपद को बोला जाता है अचर बहुपद भी बोलते हैं। अचर बहुपद केवल अचर राशि आती है इसमें, चर राशि की पावर तो 0 हो जाती है, अचर राशि तो अचर बहुपद कहेंगे इसको, अचर बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि अचर राशि आती है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, अचर बहुपद भी कह सकते हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना। तो पूछ सकता है कि भाई कौन सा जो बहुपद होता है इनमें से चार में से जिसको अचर बहुपद भी कहा जाता है, तो वो शून्य घात वाला बहुपद होता है। अब हम लोग बात करें एक घातीय बहुपद की, तो चर राशि की अधिकतम पावर 1 हो, जैसे ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, और चर राशि की अधिकतम पावर 1 है, इसका मतलब ये एक घातीय बहुपद है। अब ध्यान होना चाहिए हम लोगों को, एक घातीय बहुपद होता है वो देखने में होता कैसा है, सामान्यतः वो ऐसा होता है ax प्लस बी, और बहुपद को हम लोग px द्वारा लिखते हैं, तो px बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस बी, px बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस बी। ध्यान ये रहे कि यहाँ पे a की वैल्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो, क्योंकि a की वैल्यू यदि 0 होगी तो केवल क्या बचेगा b, और b क्या हो जाएगा एक अचर बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बचेगा ही नहीं, x की पावर यदि 1 नहीं होगी तब तक हम लोग उसको रैखिक बहुपद नहीं कह सकते, एक घातीय बहुपद नहीं कह सकते, और इस एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी बोला जाता है, रैखिक बहुपद। ये भी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में आता है द्विघातीय बहुपद, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 2, जैसे हम लोग बात करें 2x² प्लस में 3x प्लस में 2, देखो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए ये जो बहुपद है वो कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, जैसे 3x² प्लस 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 7, इस प्रकार से कोई भी बहुपद हो, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, तो उसको त्रिघात। अब हम लोग बात करें द्विघातीय बहुपद का रूप कैसा होता है देखने में, तो द्विघातीय बहुपद हमेशा ऐसे लिखा जाता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस में c, जहां पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये होता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। द्विघातीय बहुपद हम लोगों को देखने में ऐसा दिखाई देगा, देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा द्विघातीय। त्रिघातीय बहुपद की बात करें वो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा px बराबर ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, इस प्रकार का दिखाई देगा। ध्यान ये रहेगा यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि देखो यहाँ a की वैल्यू 0 होगी तो इतना सा बचेगा, इसको तो हम लोग रैखिक कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे यदि a की वैल्यू 0 होगी तो केवल पावर अधिकतम पावर 2 ही बचेगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। तो ध्यान रहना है कि जो x³ है उसका गुणांक कभी भी क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, क्योंकि x³ का गुणांक 0 हो गया तो उसे त्रिघातीय नहीं कहेंगे, और यदि यहाँ पे x² का गुणांक 0 हो गया तो उसको हम द्विघातीय नहीं कहेंगे, वो फिर एक घात का हो जाएगा। और यदि x का गुणांक 0 हो गया इसमें, इस वाले में, तो उसको हम लोग रैखिक नहीं कहेंगे या एक घातीय नहीं कहेंगे, वो तो शून्य घात वाला हो जाएगा, जिसको हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। इस प्रकार से बहुपदों के प्रकार है घात के आधार पर। पदों के आधार पर यदि हम बात करें, जिसमें एक पद वो एक पदी हो गया, जिसमें दो पद वो द्विपदी हो गया, जिसमें तीन पद वो त्रिपदी हो गया, जिसमें चार पद तो चार पदों वाला बहुपद हो गया। तो ये बात भी हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखो बहुपद के शून्यांकों की बात करते हैं, बहुपद के शून्यांक, शून्य जीरोस, जीरोस की बात कर लेते हैं। जीरोस की बात करेंगे, बहुपद के शून्यांक क्या होता है, तो देखो जैसे हम लोगों को कोई भी बहुपद दे दिया px बराबर, कोई भी बहुपद दे दिया ax प्लस b, ये एक बहुपद है जहां a इज नॉट इक्वल 0। अब हम लोगों को बोला गया कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जिस पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, और वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। तो शून्यंक की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, बहुपद, बहुपद के लिए चर राशि का ऐसा मान, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यंक कहेंगे।
शून्यंक, शून्य करने वाला अंक शून्यंक कहते हैं। तो ध्यान रहे कि भाई बहुपद के लिए चर राशि का ऐसा कोई मान जो बहुपद की वैल्यू को पूरी को क्या बना दे, जीरो बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यंक कहेंगे। जैसे हम लोग बात करें, इसकी बात करें, देखो ये बहुपद है px बराबर ax प्लस बी। तो हम लोगों को बोला गया कि इसके लिए ऐसी वैल्यू बताओ जिस पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो माना कि जो ये px है ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। अब इस चीज को मैं शून्य के बराबर यदि रखूंगा, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ax की जगह तो x रह गया, b उधर चला गया तो माइनस का b हो गया। देखो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b बटा a आ जाएगा। देखो माइनस का b बटा a, इस प्रकार से। तो इस चीज को हम लोग यहां लगा के देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये वास्तव में इसी का क्या आएगा, इसको शून्य बना देगा, इसलिए इसका क्या रहेगा, ये शून्यांक रहेगा। रखो p, जहां जहां x है वहां माइनस का b बटा a रख दो। यहां भी x था, यहां पर भी a कोष्टक माइनस का b बटा a प्लस में b। देखो ये a से a कट गया, तो b बटा a, p ऑफ b बटा a इक्वल टू माइनस b प्लस b, और माइनस b प्लस b कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बढ़ जाएंगे। यानी एक तो माइनस का भी है, एक प्लस का भी है, जोड़ेंगे दोनों को जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने माइनस का b बटा a इसमें अप्लाई करा, इसमें रखा, तो इसकी वैल्यू देखो जीरो हो गई। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर माइनस का b बटा a है ना, बहुपद ax प्लस b का क्या है, शून्यंक है, शून्यंक। इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शून्यंक कह रहे हैं, क्योंकि माइनस का b बटा a है, इसको क्या बना रहा है, शून्य बना रहा है, उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, शून्य कर दे रहा है। तो इसलिए माइनस का b बटा a इसका क्या है, शून्यंक। इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ी बात ध्यान में रखनी है, शून्यंक का मतलब क्या होता है। तो शून्यंक का सीधा सा मतलब यही होता है कि भाई x की ऐसी वैल्यू या चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे या जीरो कर दे उसके मान, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। जैसे ये वैल्यू थी, इस बहुपद की वैल्यू को क्या बना रही है, जीरो बना रही है, इसलिए ये अपने पास में क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यंक कहेंगे। खुद होता है उसका व्यापक रूप क्या होगा, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद देखने में कैसा दिखेगा, बहुपद px द्वारा लिखा जाएगा। देखो इसको हम लोग लिखेंगे a1 x की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 1, a3 x की पावर n माइनस 2, इस प्रकार से चलेंगे, डॉट 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 an, यहां तक आ जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगी, लास्ट में जीरो हो जाएगी, क्योंकि n माइनस n आएगा लास्ट में। इस प्रकार का होता है बहुपद का व्यापक रूप। देखना है बहुपद ऐसा दिखाई देता है। अब ध्यान क्या रखना है, यदि बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात n है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, n। तो हम लोगों को पूछ सकता है बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो देखो घात n है, तो शून्यंकों की अधिकतम संख्या n होगी, अधिकतम संख्या। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जितनी घात हो उससे ज्यादा शून्यांक नहीं आएंगे। यह भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद की पावर यदि n है तो उसके n शून्यांक हुई, ये भी जरूरी नहीं, अधिकतम n होंगे। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो अपने पास में कोई बहुपद आ गया x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2, मान लो कोई भी बहुपद आ गया इस प्रकार, तो हम लोगों को बोले इसके कितने शून्यांक आएंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अधिकतम 2 शून्यांक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस बहुपद के अधिकतम जो शून्यांक आएंगे, शून्यांकों की संख्या वो कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 2 ही होगी, 2 से कम भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि शून्यांक हो ही ना, ऐसी कोई वैल्यू ही ना हो जो उसको जीरो बनाए कंडीशन को, ऐसी कोई वैल्यू ना हो जो उस कंडीशन को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो वहां पर भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं अधिकतम 2 शून्यांक तो आएंगे, अधिकतम 2 शून्यांक। और अधिकतम का मतलब होता है जितना बोला उतना, उससे कम भले कितना ही, उससे कम भले जीरो ही हो सकता है। तो अधिकतम 2 n पावर का यदि बहुपद है तो उसके अंदर ध्यान रखना अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, n होगी।
अधिकतम नाम लिखना, न्यूनतम लिख दिया। न्यूनतम का मतलब तो ये हो गया कि भाई यदि आपने 2 घात का है और हमने कह दिया न्यूनतम 2 शून्यंक होंगे, तो इसका मतलब 2 होंगे, उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 4 5, वो संभव नहीं है। तो 2 घात का है तो 2 शून्यंक तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 2, उसे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है उसका शून्यंक, और ऐसा भी हो सकता है कि शून्यंक हो ही नहीं, अवेलेबल ही ना हो, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं हो जो उसको 0 बनाए। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये बहुपद का व्यापक रूप ध्यान में रखना है। ऐसा होता है बहुपद, यदि बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात n है तो शून्यंकों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी, n होगी। देखो हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। अब देखो द्विघात बहुपद है वो देखने में कैसा दिखता है, डेफिनेशन क्या होगी द्विघात बहुपद की, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। देखने में कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का जो बहुपद होगा वो द्विघात बहुपद होगा, इस प्रकार का जो बहुपद होगा वो द्विघात बहुपद होगा। यहां पे भी ये भी ध्यान रखना है, जहां a कभी भी क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो द्विघात यदि बहुपद है, बहुपद को हम px द्वारा लिखेंगे, x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद के लिए पूछा जा सकता है, द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात होती है, कितनी होती है, 2 होती है, ये याद रखना है। फिर यहां से बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यह है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, द्विघात बहुपद ऐसा होता है, पूछा जाता है पेपर में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखो, तो आपको लिख के आना है px बराबर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, जहां पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है देखने में, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ये गुणांक का मतलब होता है इनके आगे जो लगे हुए हैं ना, ये ए बी सी, ये गुणांक होते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, इसको बोला जाता है अचर पद। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, पूछा जाता है कभी कभार, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए के बराबर, इसके आगे जो लगा हुआ है। एक्स के गुणांक की बात करें तो एक्स का गुणांक क्या होगा, तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना, एक्स का गुणांक बी होगा, उसके पड़ोस में जो लगा हुआ है। अचर, अचर पद क्या है, तो अचर पद हम लोग लिखेंगे सी के बराबर, यहाँ जो लास्ट में जो लिखा हुआ ना बिना एक्स वाला, वो अचर पद होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है और होगा, अब की बार भी होगा, क्योंकि टॉपिक छोटा है, तो ध्यान से इस चीज को भी ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा अब की बार। अब देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यंकों व गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, शून्यंकों व गुणांकों में संबंध की बात करते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद ऐसा है, देखो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का अपने पास में एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसके शून्यंक हमने मान लिए px के शून्यंक, शून्यंक का मतलब अभी बताया था अल्फा व बीटा है, इसके शून्यंक है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके शून्यंक का, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा को जहां जहां एक्स है वहां रखेंगे ना, तो इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बीटा को हम लोग जहां जहां एक्स है वहां पे रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि जितनी घात है अधिकतम उतने शून्यंक तो होंगे, तो हमने 2 मान लिए, इसके 2 शून्यंक है। अब देखो आगे चलते हैं, जब भी हम लोग इन दोनों शून्यंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यंकों का योग, वो हमेशा माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। बी तो कौन है, एक्स का गुणांक, और ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी बटा ए के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग बात करें कि इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, तो गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है,
कि द्विघात बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उन शून्यांकों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। तो शून्यांक मतलब ऐसी वैल्यू जो बहुपद की वैल्यू को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो ये दो मान माने हमने, एक अल्फा माना एक बीटा माना। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये संबंध ध्यान में रखना। संबंध पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, क्या संबंध होता है कि शून्यांकों का जो योग है वो तो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। माइनस बी, बी का मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। जहां पे सी किसको बता रहा है, अचर पद को, ए किसको बता रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। ये बात ध्यान में रखना। आगे थोड़ी सी बात करते हैं और अब हम लोग शून्यंक ज्ञात करना सीखेंगे। शून्यंक ज्ञात करना, द्विघात बहुपद है उसके शून्यंक ज्ञात करना, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। मेथड ध्यान में रखना, सिंपल मेथड है। जैसे हम लोगों को मान लो कोई बहुपद दे दिया px बराबर, कोई भी बहुपद दे दिया, बहुपद दे दिया हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बहुपद दे दिया, और हम लोगों को बोला गया इसके शून्यंक ज्ञात करो। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो ये बहुपद दिया हुआ ना, इसके शून्यंक कैसे पता करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है, और अचर पद कितना, 2। इन दोनों को पहले गुणा कर लो, 1 इंटू 2, ये गुणा कर लिया तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने कि उन टुकड़ों का यदि हम लोग योग करें या उनका अंतर करें दोनों टुकड़ों का, तो वो इस 2 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों पदों का आपस में हमने मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करके हमने ये देखा कि 2 आया। तो बीच वाले पद के, ये जो बीच वाला पद है ना माइनस का 3x, इस माइनस के 3x के हम लोगों को ऐसे दो टुकड़े करने कि उन दोनों का यदि हम लोग योग करें तो वो आए माइनस 3x के बराबर, और उन दोनों का हम लोग गुणा करें तो वो आए इस 2 के बराबर, बार बारों के गुणनफल के बराबर आए। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को जैसा लिख दो, लास्ट वाले 2 को जैसा लिख दो। अब यहां पे देखो इसको हम लोग इसके दो टुकड़े करेंगे। अब 3 के 2 ही टुकड़े हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 और एक 2, इनको छोड़ करके बाकी कोई टुकड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि जिनका गुणा भी तो 2 होना चाहिए। तो 2 और 1, तो यहां लिख दो 2 और यहां लिख दो 1। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, 2 और 1 तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख दिया 1 लिख दिया, इसके साथ में x भी है तो इनके साथ में भी x लगा दो, इस 1 के साथ 1 की जगह x लिख दो। देखो ऐसे। अब देखो ध्यान देना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बनना चाहिए। तो हमने यदि किसी को भी दोनों का प्लस का कर दिया, दोनों जुड़ के भी प्लस का 3 देगा, तो हम लोग क्या रखेंगे, दोनों को माइनस का रखेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे दोनों को तो माइनस का 3 आएगा। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2x बनना चाहिए, बारवां को जब गुणा कर रहे हैं तो प्लस का 2 बन रहा है, तो प्लस का 2 बनना चाहिए। इस प्रकार से हमने टुकड़े कर दिए। अब हम लोग बात करें px बराबर, यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आएगा, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आएगा ऐसे। तो px बराबर कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, देखो यहां से, तो x माइनस 1 बनेगा। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। तो पुट px इक्वल टू 0, पुट का मतलब रखना, px को 0 के बराबर रख दिया, एक तो x माइनस 2 आएगा, एक x माइनस 1 आएगा, ये अपना 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग बात करें तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2, ऐसे रख लो। देखो या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, या x माइनस 1 है ना, ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। जब ये 0 होगा ना तो यहां से x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, देखो। और जब ये 0 होगा तो x बराबर यहां से कितना आएगा, 1 आएगा। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों कभी एक साथ 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2 हमने रख दिया तो ये वाला पार्ट ही 0 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, देखो। और जब हमने 1 रख दिया तो ये वाला ही 0 होगा, ये वाला 0 नहीं होगा। इसलिए यहां लिखेंगे हम लोग या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। और ये हम लोगों को पता है कि भाई दोनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड भी यदि 0 होगा ना तो दोनों का गुणनफल है ना वो 0 हो जाएगा, और सामने 0 चाहिए हम लोगों को। अब देखो ये इसके क्या आ गए, शून्यांक आ गए। तो शून्यांक क्या क्या हो गए, देखो शून्यांक हम लोगों के पास में हो गए 2 तथा 1,
ये अपने शून्यंक हो गए 2 तथा 1, ये शून्यंक। अब देखो शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध की बात करते हैं कि भाई संबंध सत्य है कि नहीं। यहां देखते हैं, इस चीज की हम लोग तुलना करेंगे अपने व्यापक पद से। तो px की तुलना, px की तुलना किससे करोगे आप? px की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। इससे जब भी हम लोग तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए a बराबर 1 आ गया। यहाँ x का गुणांक -3 है, यहाँ x का गुणांक क्या है? b है, इसलिए b बराबर -3 आ गया। यहाँ देखो अचर पद 2 है, तो यहाँ अचर पद c है, इसलिए c बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार से कंपैरिजन करके एबीसी के मान निकाल लेने। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि भाई शून्यंकों का जो योग है वो तो -b/a के बराबर होता है और गुणनफल है वो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ देखो दोनों शून्यंक ये रहा, तो शून्यंकों का योग करो इधर, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होगा? तो शून्यंकों के योग की बात करेंगे तो शून्यंक अपने पास में एक तो 2 आया और एक 1 आया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 + 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -b/a का भी मान निकालेंगे, -b/a का भी मान निकालेंगे, -b/a, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो -b की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया? 3, वो भी 3, ये भी 3, इसका मतलब दोनों बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देंगे शून्यंकों का जो योग है वो हम लोगों के पास में आ रहा है -b/a के बराबर आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि एक जो कंडीशन है वो तो सही है। दूसरी कंडीशन क्या थी हम लोगों के पास? दूसरी थी कि भाई शून्यंकों का जो गुणनफल है, तो शून्यंक एक तो ये है, एक ही है, तो शून्यंकों के हम लोग गुणा की बात करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल यदि हम लोग देखेंगे तो शून्यंकों का गुणनफल आएगा 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। गुणनफल ये आएगा और गुणनफल हम लोगों को पता है c/a के बराबर होता है, तो वैल्यू निकालो c/a की। अब c/a की वैल्यू क्या होगी? c/a इक्वल टू, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू 1, मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे शून्यंकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? शून्यंकों का गुणनफल c/a के बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, लास्ट में लिखना जरूरी है। पहले ये काम करा, फिर इसके बाद में ये, फिर हम लोग नीचे लिखेंगे इसके कि हमने देखा शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था वो एकदम राइट आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य है, संबंध सत्य है। इस प्रकार से ये हम लोगों को सवाल ऐसे करना है, पेपर में पूछा जाएगा, एक सवाल तो पक्का पूछा जाएगा कि शून्यंक ज्ञात करो और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। देखो यहां पे लिखा हुआ है y = px कोई बहुपद है, y = px कोई बहुपद है, 2.1 की बात कर रहे हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसकी 2.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। y = px कोई बहुपद है, तो हम लोगों को पूछा जा रहा है, देखो कुछ आरेख दिए हुए, उन आरेखों की सहायता से, जैसे हम लोग एक आरेख ले लेते हैं अपने हिसाब से। देखो जैसे मैंने ये कह दिया कि इसके शून्यंकों की संख्या बताओ, इसके कितने शून्यंक है, ये आरेख है, इसके कितने शून्यंक है। तो देखो हमेशा ध्यान रखो y = px लिखा हुआ है ना, तो हम लोगों को देखना है कि x को, ये जो ग्राफ है अपना, वो कितनी जगह टच कर रहा है, शून्यंकों की संख्या ढूंढनी है इसमें। तो देखो ये x वाली लाइन ये होती है, ये x वाली लाइन है, ये y है। तो x वाली लाइन को ये कितनी जगह टच कर रहा है? देखो एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बताओ इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ शून्यंकों की जो संख्या है ना इसकी हो जाएगी 3। 3 जगह टच कर रहा है, इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? 3। अब हम लोग किताब वाले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो किताब वाले क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, देखो ये आरेख बनाया हुआ, ये लाइन खींची हुई, ये x है। बताओ ये लाइन कभी x को टच कर रही है क्या? नहीं कर रही। x को टच नहीं कर रही है, तो बताओ इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की संख्या 0 हो जाएगी, एक भी शून्यंक नहीं है, शून्यंकों की संख्या 0 हो जाएगी। देखो ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगी, इसके समांतर चल रही है और x को टच करनी जरूरी है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 0 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऐसा दिया हुआ देखो, यहां से आ रहा है आगे ऐसे करके, तो ये कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है देखो एक्स एक्स वाली लाइन को, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, एक ही शून्यंक आएगा इसका। आगे देखो इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब आपको खुद यही देखना है कि एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है। जैसे देखो यहां से आया, यहां गया, यहां गया, इस प्रकार से ये दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, तो इसके शून्यंक कितने हो गए, 4 हो गए। इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक बात देखो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, यदि द्विघात बहुपद की वो बात कर लेता है पेपर में और कहता है द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होता है, वक्र कैसा होता है, वक्र कैसा होता है, ये पूछ लेता है। ये ध्यान में रखनी है बात, द्विघात बहुपद का जो वक्र है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, परवलयाकार, परवलयाकार, ये ध्यान में रखना, परवलय जैसा होता है। अब परवलय कैसा होता है, परवलय देखो ऐसे, इस प्रकार से, जो कि जिसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु है, देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे भी बनाया हुआ दे सकता है, ये भी एक परवलय है। ये सारे परवलय ऐसे जो भी बनेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति का जो भी है ना वो परवलय है। तो द्विघात बहुपद का वक्र है वो कैसा होता है, किसके आकार का होता है, परवलयाकार। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि द्विघात बहुपद ही अपने सिलेबस में, तो वहां से पूछ सकता है द्विघात बहुपद का जो वक्र है वो कैसा होता है, तो हम लोगों को ध्यान में रखना परवलयाकार होता है। ये अपना 2.1 चैप्टर है वो कंप्लीट है। केवल इसमें यही देखना होता है कि y बराबर px दिया हुआ है बहुपद, तो हम लोगों को ये देखना है कि जो आरेख है या जो वक्र है वो वक्र x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, जितनी जगह काटेगा वही शून्यंकों की संख्या होगी। देखो इसमें एक जगह ही नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 0। इसमें देखो 4 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यंक कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें देख लो इसमें केवल एक जगह टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लो इसी वक्र पर आधारित ये वक्र बना हुआ। यदि हम इसकी बात करें 2 जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपको पता है द्विघात बहुपद ज्यादा से ज्यादा 2 जगह काट सकता है, या देखो एक जगह काट सकता है, या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें एक भी जगह ना काटे, देखो एक्स एक्स को एक भी जगह ना काटे। जैसे यहाँ हम लोग बात करें ये वक्र बना हुआ है, ये कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो इसके जो शून्यंकों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमने बात करी 2 घात का यदि बहुपद अधिकतम 2 शून्यंक हो गए, देखो आ रहे, और जरूरी नहीं है 2 हो, देखो यहाँ पे एक भी और यहाँ पे है ही नहीं, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से 2.1 चैप्टर हम लोगों को तैयार करना है, और इसके आगे जो है हम लोग बात करेंगे शून्यंकों का जो योग है, गुणनफल है, वो किस प्रकार से हम लोग पता करेंगे, शून्यंक कैसा पता करेंगे। एक क्वेश्चन हमने वैसे करा था, तो उस आधार पर हम लोगों को करने की कोशिश करनी है, और आगे पूरा चैप्टर 2.2 की बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की। और ये भी साथ साथ में बताते रहेंगे भी बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो इन बातों का हम लोगों को थोड़ा